अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे रोमांटिक एज की। ये इंग्लिश लिटरेचर का वो दौर माना जाता है जब लिटरेचर को इमोशनल, इमेजिनेशन वाइज और पर्सनल डेप्थ्स मिली। बेसिकली रोमांटिक एज स्टार्ट होती है 1798 से और ऐसा जनरली कंसीडर किया जाता है कि ये 1837 तक चली थी। ये वो टाइम पीरियड था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आ गई थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गई थी और इन दोनों रेवोल्यूशंस ने मिलकर सोसाइटी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जहाँ एक तरफ फ्रीडम और डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट कर रहे थे, इसी तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया कि इंसान को मैकेनिक्स की तरफ लेके चला गया। इस तरह हुआ कि इंसानों ने मैन स्टार्टेड वर्किंग लाइक रोबोट्स ना, और उन्होंने अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा मानना शुरू कर दिया। तो इंसान ने जब अपनी फीलिंग्स, एक रोबोट कौन होता है, मशीन कौन होता है जिसकी फीलिंग्स नहीं है, जो थकता नहीं है कभी, तो इंसान के अंदर से फील इमोशंस खत्म हो रहे थे। तो इस सारे कॉन्सेप्ट और इस सारी हैपनिंग के रिएक्शन में रोमांटिक पोइट्स ने मिलकर नेचर को, इमोशंस को, इंडिविजुअलिज्म को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया अपने वर्क्स में। अगर हम रोमांटिसिज्म में होने लिखे जाने वाले वर्क्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है इमोशन ओवर रीजन। अब इमोशन ओवर रीजन को हम अगर 2 मिनट को समझें तो रीजन, न्यू क्लासिसिज्म एज जो इससे पिछली एज है वो फॉलो करती थी रीजन को, लॉजिक को एम्फोसाइज करती थी। उन्होंने क्लासिकल रूल्स की बात की, उन्होंने उनसे इंस्पिरेशन ली। बट यहाँ पे राइटर्स ने क्या किया कि उन्होंने इमोशंस को ज़्यादा ओवर पावर करके दिखाया, फीलिंग को, पैशन को, कि ये चीज़ें ज़्यादा डोमिनेट करती हैं इंडिविजुअलिटी को लेके। सेकंड थिंग थी लव फॉर नेचर, नेचर को सिर्फ सीनरी से हटा के बल्कि उसको स्पिरिचुअल एलिमेंट बना दिया, हीलिंग का एलिमेंट बना दिया। और कि भाई आप अगर नेचर में जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे तो यू विल फील बेटर। ये सिर्फ एक सीनरी नहीं है जिसमें आपने कोई सेटिंग अपने नॉवल की, अपने ड्रामा की बना दी। देन फिर हमारे पास आता है इंडिविजुअलिज्म, यानी हर इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस ना डिफर करता है, सब्जेक्टिव होता है। जैसे अगर हम कहें कि सब लोगों ने मशीन की तरह काम करना शुरू कर दिया है, सो ऐसा नहीं हो, मशीन के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मशीन की तरह सब काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं तो वो एक ही जैसा सोचना और महसूस करना शुरू कर देंगे। नो, स्टिल इंडिविजुअलिज्म रहेगी। और इन्होंने उस पर फिर बात की जब राइटिंग्स के थ्रू, तो फिर वो लोगों को कन्वे भी हुआ इनका मैसेज। देन फिर हम आ जाते हैं इमेजिनेशन और सुपर नेचुरल के एलिमेंट की तरफ। अच्छा, इनमें क्या था कि रोमांटिक पोइट्स ने पहली दफ़ा इमेजिनेशन और फैंटेसी के कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और इस मूवमेंट की आप कह लें एक यूनिक रेबेलियस सी थॉट हमें मिलती है। ये एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि रोमांटिक्स ने ना रिजिड रूल्स और अथॉरिटी को चैलेंज किया था, क्योंकि न्यू क्लासिसिज्म के कंट्रास्ट में ये एक किस्म का मूवमेंट आई थी और अथॉरिटी को भी चैलेंज करी थी, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन आई हुई थी तो वो बड़ा स्ट्रिक्ट एक डेमोक्रेसी का सेट चल रहा था। तो चाहे पॉलिटिक्स हो जाए या चाहे लिटरेचर हो जाए, बट रोमांटिक्स ने बड़ा चैलेंज करके, बड़ा रिबेलियस होके, बड़ा कॉन्फिडेंटली अपना काम पोर्ट्रे किया। देन अगर हम इस एज के राइटर्स की बात करें, पोइट्स की बात करें, तो सबसे पहला नाम विलियम वर्ड्सवर्थ आता है। ही वॉज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ नेचर, यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा नेचर को सेलिब्रेट किया है। और इनको जो है इस मूवमेंट का फाउंडिंग फादर भी माना जाता है। इन्होंने स्टार्ट की थी, इन्होंने कॉलरिज के साथ, इनके दोस्त थे कॉलरिज, तो उन्होंने उनके साथ मिलके ना लिरिकल बैलेड्स के नाम से एक किताब लिखी थी। और इस किताब के अंदर रोमांटिसिज्म का ऑफिशियली एक आप कह लें कि बिगनिंग हो गई थी। अब उनका फोकस जो था वो सारा नेचर की तरफ से, सिंप्लिसिटी की तरफ और ऑर्डिनरी लोगों की तरफ था। इनके लिए वर्ड्सवर्थ कहते थे अगर कोई सेटिंग हो, कोई सीनरी हो, तो सबसे ज़्यादा नेचर तो विलेज वाली है। आपको सबसे ज़्यादा कॉमन मैन से इंस्पिरेशन मिलेगी रादर देन आप अर्बनाइजेशन में जो लोग ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, काम को फॉलो किए ही चले जा रहे हैं, उनसे मिलेगी। अब इनकी जो हम सबसे मोस्ट फेमस पोइम है डैफोडिल्स, वो भी इन्होंने, ये सब लोग लेक पोइट्स हैं, हम जितने पोइट्स का जिक्र करेंगे मेजोरिटी इनमें से लेक पोइट्स हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक दिन अपने रैंडम सी एक वॉक के दौरान जब उन्होंने डैफोडिल्स को देखा, तो वो इतना ज़्यादा उससे इंस्पायर हुए कि इन्होंने ये पोइम लिख दी। फिर हमारे पास आते हैं कॉलरिज की बारी आती है, एस टी कॉलरिज, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे। अब इन्होंने इमेजिनेशन में ना सुपर नेचुरल का एलिमेंट ऐड किया था, और ये इस काम को करने में ये बड़े मास्टर थे। अगर आप लोगों ने इनकी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पढ़ी है या फिर कुबला खान वाली पोइम पढ़ी है, सो ये जो इनकी पोइट्री, आपको फिर अंदाजा होगा कि इनकी जो पोइट्री है ना उसमें हमेशा मिस्ट्री का एलिमेंट रहता है, सस्पेंस रहता है और डीपर मीनिंग्स रहते हैं। फिर हम बात करें लॉर्ड बायरन की, तो बायरन ने एक नया कैरेक्टर टाइप
टाइप इंट्रोड्यूस करवाया था, बायरॉनिक हीरो। अच्छा, वो हीरो की क्या पर्सनैलिटी थी कि वो रिबेलियस होता था, पैशनेट होता था और थोड़ा सा मिस्टीरियस होता था। इनके फेमस वर्क में आपको डॉन जॉन मिल जाएगा, चाइल्ड हार्लर्स पिल्ग्रिमेज मिल जाएगा। तो बायरन ना खुद भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल सी इनकी फिगर रही, इनकी पर्सनालिटी रही बड़ी एडवेंचरस किस्म की। अब फिर आती है बात पीबी शेले की, तो पीबी शेले जो हैं भाई एक विजनरी और रेडिकल थिंकर थे। इनकी पोइट्री लिबर्टी, रेवोल्यूशन और नेचर के कॉन्सेप्ट से फिल्ड थी। और इनकी मोस्ट फेमस पोइम जो है ओड टू द वेस्ट विंड ले लें आप, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, लाइक कंट्रोवर्सी नहीं, आप कह लें कि बड़ा दूर की सोच के ये लिखते थे। फिर जॉन कीट्स की बात करें तो कीट्स की पोइट्री तो ही वॉज अ मैन ऑफ ब्यूटी, ही वॉज द पोइट ऑफ ब्यूटी। इन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया इस चीज़ों को। तो कीट्स की पोइट्री ब्यूटी और मॉर्टैलिटी के फ्यूजन पे बेस्ड होती है। इनकी लैंग्वेज बड़ी हाईली सेंशियस थी और बहुत इमोशनल डेप्थ के साथ ये लिखते थे। इनकी फेमस पोइम में ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ये शामिल है। फिर अगर हम रोमांटिक एज की लेगेसी देखें तो ये जो है इस एज ने इंग्लिश पोइट्री को बड़ा डायरेक्शनल बना दिया। लाइक एक पता चलता था कि इंग्लिश की पोइट्री की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। इस मूवमेंट ने पोइट्री को ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस, फ्रीडम का वॉइस बनाया। अब आज भी लाइक रोमांटिक पोइट्स की राइटिंग स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो डीपली दे कैन फील इट ना, उनको पता चलता है। आज भी हम डैफोडिल्स पढ़ें, उसकी समरी पढ़ते हैं तो हम बहुत कनेक्ट करते हैं उसके साथ। सो ये हमारा एक ओवरव्यू था जनरल रोमांटिक एज की तरफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब